कि आज़ादी किस बात की मनाई जा रही है, किसकी गुलामी थी। आज़ादी मिली तो गुलामी थी ना किसी की। किस गुलामी के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई, किसने, कौन लड़ा? तो वो सीधा कहेंगे कि अंग्रेजों की गुलामी थी। आपको गुमराह करने की कोशिश, देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं पर आज़ादी का मतलब है हिंदू देश, और हिंदू देश का बनना यानी हिंदू फर्स्ट देश का बनना, हिंदू अव्वल नागरिक होगा, सिटीजन होगा, वैसा देश हम बनाना चाहते हैं। लेकिन क्या आज़ादी के लिए लड़ने वाले लोग ऐसा देश चाहते थे? आप खुद ही पढ़ लीजिए भाई, कैसा भारत चाहते थे आज़ादी के लिए लड़ने वाले लोग, कैसा देश चाहते थे, उसकी बात पढ़िए और गोलवालकर की किताब को साइड रख करके पढ़िए। मैं दोनों का जिक्र करती हूँ आपसे। एक बात ले लीजिए भगत सिंह की। भगत सिंह और उनके साथियों ने कहा कि हम तो ऐसा देश चाहते हैं, ऐसी दुनिया चाहते हैं जिसमें इंसान द्वारा इंसान का शोषण हो ही ना। इसका मतलब उन्होंने कहा कि आज़ादी के लिए हमारे लिए आज़ादी का मतलब क्रांति है। हमारे लिए आज़ादी का मतलब ऐसी दुनिया जिसमें किसी के द्वारा किसी देश द्वारा किसी दूसरे देश का शोषण ना हो, किसी इंसान द्वारा किसी इंसान का नहीं, किसी समुदाय द्वारा किसी दूसरे समुदाय का नहीं। हिंदू मुस्लिम में बांटने वाली जो राजनीति थी उसके खिलाफ उन्होंने लिखा, बोला। जाहिर सी बात है कि आज वो देश हमारा नहीं है अभी तक, और उसके लिए जो लड़ रहे हैं उस तरह के देश के लिए, जो मजदूरों के हक के लिए लड़ते हैं, किसानों के हक के लिए लड़ते हैं, आज उन्हीं लोगों को, भगत सिंह के रास्ते चलने वाले लोगों से कहा जा रहा है कि तुम देशद्रोही हो नंबर 1। भीमा कोरेगांव में जिसको जेल में डाला हुआ है, हमारे आपके छात्र दोस्त जो हैं उमर खालिद और उनके तमाम साथी जिनको अंदर डाला हुआ है, वो सारे क्या हैं? भगत सिंह के रास्ते पे चलने वाले नौजवान नवयुवती नहीं तो हैं कौन ये लोग? लेकिन दूसरी तरफ ले लीजिए भाई, आज़ादी के लिए लड़ने वालों में खूब बहसें थी, सब एक मत के नहीं थे। और कोई भी ढंग का आंदोलन, दुनिया में किसी आंदोलन को ले लीजिए, वो अगर कायदे का ढंग का आंदोलन है तो उसमें कोई एक मत के सारे लोग नहीं होंगे, सबके अलग अलग मत होंगे। सभी मतों को साथ लेकर के चलना ये जरूरी है। लेकिन उसमें वो सब इस बात पर एक थे कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना है और देश को आज़ाद करना है, और उसके बाद एक अच्छा देश, ऐसा देश बनाना है जिसमें सारे लोग रह सके। उसमें जो शामिल थे, उसमें गांधी जी की बात ले लीजिए। गांधी जी की बात जो उन्होंने कहा कि आखिरी इंसान को देख करके आप जज करिए कि देश जो है वो काम अच्छा कर रहा है और सब लोगों को इंक्लूड करके चल रहा है कि नहीं। आज किसके लिए काम हो रहा है? आखिरी इंसान के लिए, या वो जो टॉप पर नंबर 1 इंसान है पूरी दुनिया में, अभी चौथे पर है शायद पहुंचा हुआ, अडानी जी के लिए, जो नरेंद्र मोदी के पुराने दोस्त हैं, साथी हैं। जैसे जैसे मोदी जी का ये बढ़ा राजनीति में, वैसे वैसे अडानी की जो संपत्ति है वो बढ़ती गई। उस नंबर 1 के लिए काम किया जा रहा है। आखिरी इंसान कहाँ? आखिरी इंसान को तो भूल जाओ, आखिरी इंसान का घर ढहा दो, आखिरी इंसान को कहो कि राशन के लिए पहले 20 रुपया भर करके ये ले जाओ, फ्लैग ले जाओ, तिरंगा ले जाओ, आखिरी इंसान को डराओ धमकाओ, आखिरी इंसान को देश के पुलिस थाने के अंदर में टॉर्चर करके कहलवा दो कि मैंने फलाना जुर्म किया है और उसके बाद फांसी पर चढ़ा दो उसको। आखिरी इंसान को एनकाउंटर में मार दो। आखिरी इंसान को एनकाउंटर में मारने के बाद जब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगी और कहेगी कि भाई मुझे न्याय चाहिए, कहीं और नहीं मिल रहा, मैं सुप्रीम कोर्ट पहुंची, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहलवा दो कि नहीं तुमको ही जेल भेज देते। तुम कैसे पहुंची यहाँ पर? जनसंहार के लिए न्याय मांगने की जुर्रत कैसे की तुमने? सरकार के खिलाफ अगर तुमने कुछ भी बोला, सरकार पर, पुलिस पर आरोप लगाया, वो गुजरात हो चाहे गोमपाड़ हो, तो इसका मतलब भाई माई बाप ने कह दिया, सरकार ने कह दिया, सरकार के वकील ने कह दिया कि ऐसा करने वाले सारे आतंकवादी के फ्रंट होते हैं, सारे देश विरोधी काम करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कान पकड़ करके सुन लिया और वही लिख दिया स्टेनोग्राफर की तरह। आखिरी इंसान की तो ये हालत है। तो देश के लिए जो लोग सपना देखे, उनके सपने की ये हालत है। गोलवालकर ने क्या सपना देखा? गोलवालकर का सपना के लिए मैं कहती हूँ बंच ऑफ थॉट्स पढ़िए। बंच ऑफ थॉट्स के अलावा एक और किताब उन्होंने लिखी जो आरएसएस आज कहता है कि ना उन्होंने नहीं लिखा, क्योंकि आज थोड़ा सा एम्बैरेसिंग हो गया कहना
कि वी और आवर नेशनहुड डिफाइंड, हमारा देश, हमारी राष्ट्रवाद क्या होगी उसका डेफिनेशन, उसकी परिभाषा देते हुए उन्होंने कहा कि अरे हिटलर ने जिस तरह से यहूदियों का सफाया किया उससे हिंदुस्तान को सीखना है। और हिंदुस्तान नहीं कहा, हिंदुस्तान कहा, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हिंदुस्तान को सीखना है, बहुत कुछ सीखना है, हिटलर से सीखना है। आज पूरी दुनिया जो है वो हिटलर पर थू थू करती है, तो इसलिए इनको लिए थोड़ा एम्बैरेसिंग हो गया। अभी वो इंतजार कर रहे हैं, अभी दुनिया जब अगर पुतिन और ट्रंप और तमाम तरह के जो तानाशाह हैं उनके हाथ में दुनिया फिर चली जाएगी ना, तो ये कहेंगे कि ना 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 बिल्कुल हिटलर भक्त थे हमारे गोलवलकर जी भी, और उनके लिए अब जयकार करेंगे, हिटलर का भी लगाएंगे तस्वीर, लेकिन फिलहाल नहीं कह पा रहे। फिलहाल थोड़ा एम्बैरेसिंग हो गया, तो कह रहे हैं कि नहीं वो वाली किताब रेडी दीजिए। मैं भी कह रही हूँ कि ठीक है, उसको आप बाद में पढ़िए, पहले बंच ऑफ थॉट्स पढ़ लीजिए। बंच ऑफ थॉट्स में इन्होंने कहा साफ साफ कि देश का होना, हिंदू जो है वो देश का हमेशा है। हिंदू जो करेगा, हिंदू अगर आतंकवाद भी करेगा, हिंदू अगर हिंसा भी करेगा किसी दूसरे समुदाय के खिलाफ, तो वो सांप्रदायिकता नहीं मानी जाएगी, वो आतंकवाद नहीं माना जाएगा, वो देशभक्ति मानी जाएगी। ये उन्होंने बाकायदा लिखा, ये मैं बना के नहीं बोल रही, उन्होंने बाकायदा लिखा कि इट विल नॉट बी कम्युनलिज्म इफ द हिंदू डज इट, क्योंकि जो हिंदू करता है वो राष्ट्रवाद है। फिर उन्होंने कहा कि तो सांप्रदायिकता क्या है, देशद्रोह क्या है, देश को बांटने वाला काम क्या है। उसमें उन्होंने कहा कि देश बांटने वाला काम तब है अगर आप कहते हैं कि मैं बौद्ध हूं, मैं हिंदू नहीं हूं। इशारा किसके लिए? डॉक्टर अंबेडकर के लिए। उन्होंने कहा अगर आप कहते हैं मैं जैन हूं, मैं हिंदू नहीं हूं, मुस्लिम तो रहने ही दीजिए, वो तो हो ही गए भाई ऑटोमेटिक देशद्रोही, लेकिन उन्होंने बौद्ध के लिए भी कहा, जैन के लिए भी कहा, पारसी के लिए भी कहा, सबके लिए कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैं कहती हूं कि मेरी भाषा तमिल है, मेरे लिए जो मैं तमिल भाषी होना मेरी पहचान का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, मैं तमिल भाषी हूं, मैं देशद्रोही हो गई, मैं देश तोड़ने वाली हो गई, देश के टुकड़े करने वालों में मेरा लिस्ट में शामिल हो गया नाम, गोलवलकर ने कहा। उसी तरह से उन्होंने कहा कि आरक्षण मांगना, अगर आप दलित हैं, अगर आप ओबीसी हैं, आप आरक्षण मांग रहे हैं तो आप देश के टुकड़े कर रहे हैं। साउंड्स फेमिलियर? अगर सुनने में सुना हुआ सा लग रहा है, वो इसलिए क्योंकि आज जो ये टुकड़े टुकड़े और क्या क्या टुकड़े टुकड़े गैंग करते हैं ना, ये एंकर वाले सारे, वो सारा गोलवलकर से लिया हुआ है, बंच ऑफ थॉट से। और उसलिए वो जेएनयू को और तमाम यूनिवर्सिटीज को कहते हैं कि इसमें नारीवाद पर पढ़ाई हो रही है, इसमें विमेन स्टडीज़ है, इसमें दलित स्टडीज़ हैं, इसमें स्टडीज़ इन एक्सक्लूजन है, इसमें जो है नॉर्थ ईस्ट स्टडीज़ है। वो सबका उदाहरण दे करके आरएसएस की पत्रिका पांचजन्य में एक लेख लिखला था 2016 में, जो जनवरी में जेएनयू में घटा उससे पहले 2015 के नवंबर में। उस अंक को पढ़ लीजिए। उसमें उन्होंने कहा कि ये सारी पढ़ाई जो हो रही है, या दीवार पर पोस्टर लगे हुए हैं, जाति के खात्मे की बात कही जा रही है, महिलाओं की बराबरी आज़ादी की बात कही जा रही है, एलजीबीटी आज़ादी की बात कही जा रही है, ये सारी बातें टुकड़े टुकड़े करने की बात है। और उसमें उन्होंने लेख का नाम लिखा था जेएनयू दरार का गढ़। समझ लीजिए, उस समय तो वो उमर खालिद ने जो आयोजित किया था जेएनयू में, वो तो हुआ ही नहीं था उस समय, लेकिन इसी आधार पर जो गोलवलकर ने आधार बताया, इस आधार को उन्होंने कहा ये देश बांटने का काम। तो मैं सिर्फ इस बात पे एक अंतिम बात कहना चाहती हूँ कि गोलवलकर के जो सपने का भारत है, उसमें तो जो चीज़ें भारत को सबसे सुंदर और अच्छा बनाती हैं, जो भारत में, मुझसे कोई पूछेगा कि क्या भारत दुनिया का सबसे अच्छा देश है, मैं कहूँगी नहीं है। दुनिया का कौन सा देश सबसे अच्छा है? मैं कहूँगी कोई देश नहीं है। ये कोई कंपटीशन वाली बात ही नहीं है कि दुनिया का सबसे अच्छा देश कौन सा है और क्या है। लेकिन ये एक बेहतर देश, एक बेहतर दुनिया बन सकती है, उसमें सब कुछ जो है वो सब अच्छा है और इसका बुराई करना सबसे गलत चीज़ है, छी, ये नहीं, बल्कि उसकी बुराई को एक प्यार की नज़र से देखना और बदलने की कोशिश करना, बदलाव का इच्छा रखना, ट्रांसफॉर्मेशन की
बदलाव की, क्रांति की इच्छा रखना अपने दिल में, ये शायद देश प्रेम का सबसे अच्छा तरीका है। चाहे आप अमेरिका के नागरिक हों, चाहे आप ब्रिटेन के नागरिक हों, चाहे आप भारत के नागरिक हों। जब अंग्रेज यहाँ शासन करते थे तो कुछ अंग्रेज थे जो वहाँ ब्रिटेन में लड़ाई कर रहे थे भारत की आज़ादी के आंदोलन के पक्ष में। उस समय कह रहे थे कि जिस तरह से अमेरिका ने अफगानिस्तान को छोड़ा और छोड़ते हुए एकदम तबाह करके छोड़ा, उसी तरह से अंग्रेज जब यहाँ से निकले तो अंग्रेज ने भारत पाकिस्तान को तोड़ करके वो निकले यहाँ से। ये कहने वाले लोग वहाँ थे। मैं उनको सबसे अच्छा ब्रिटिशर कहूँगी, सबसे अच्छे अंग्रेज मैं उनको कहूँगी, उनको नहीं जो आंखें बंद करके जनरल डायर की तरह यहाँ पर जनसंहार मचा रहे थे। तो इसलिए किसी भी अंधभक्ति वाले राष्ट्रवाद से कहीं अच्छा जो लोग जेल जाने के लिए तैयार हैं, जैसे हमारे आज़ादी के आंदोलन के शहीद और लड़ने वाले तैयार थे, वो फ्रीडम फाइटर्स जैसे तैयार थे, आज हम लोग भी तैयार रहे। भाई कितने लोगों को भरोगे जेलों में? भर दो। जब इतने लोगों को भर दोगे तो उसके बाद में बहुत मायने थोड़ी रखेंगे। जेलों के अंदर जब ढेर सारे आज़ादी चाहने वाले लोग अंदर हो जाते हैं तो वो जेल भी बहुत अच्छी जगह हो जाती है। मैं आपको बिल्कुल इसको एकदम दावे से बता रही हूँ। इसीलिए ये जो भय है, ये डर है जो हमें लग सकता है, जो हमारे माता पिता को लग सकता है, मेरे ख्याल से उसे जहन से निकालने की ज़रूरत है और कहने की ज़रूरत है कि आज देश प्रेम का मतलब है सच के लिए खड़ा होना। जो बांटने की कोशिश हो रही है, नफरत को देश प्रेम का नाम दिया जा रहा है, ये धूमिल कर रहा है हमारे देश की छवि को, हमारे देश को, उसके ताने बाने को तोड़ रहा है। इसलिए नफरत को हम देश प्रेम का नाम देने नहीं देंगे, नफरत के खिलाफ बोलेंगे। अगर कोई मुसलमान से कहता है कि तुम साबित करो तुम राष्ट्रवादी, कोई गरीब से कहता है, कोई महिला से कहता है, कोई छात्र से कहता है कि हमने तुम्हारे लिए ये सारे नियम बना दिए, इस नियम को पास नहीं किया है अभी तक, गाना गा के दिखाओ, तिरंगा फहरा के दिखाओ, ये करके दिखाओ, वो नारा लगा के दिखाओ, तब हम कहेंगे कि ये मेरा देश नहीं है जिसमें जो है शर्त लगाए जाएंगे कि ये कहोगे, वो बोलोगे, ये सोचोगे, फला पहनोगे, फला खाओगे, फला नहीं खाओगे, ये सारी चीजें कौन से डॉक्यूमेंट्स दिखाओगे, इस आधार पर देश प्रेम नहीं तय होता। देश में रहते हैं, सरकार से सवाल करते हैं, देश के लोकतंत्र को मजबूत करते हैं सवाल पूछकर, और अपने जैसे जो नहीं हैं, जो हमारे समुदाय के नहीं हैं, हमारे जैसे नहीं दिखते, उनके लिए सोचते बोलते हैं, उनके साथ में खड़े होते हैं, उनके सुख दुख में शामिल होते हैं। ये है देश को जोड़ने वाला काम, ये है देश को अच्छा बनाने वाला काम। और दूसरी तरफ इसी दिल्ली शहर में जो देश की राजधानी है, उसमें लोगों के घर ढाए जा रहे हैं, और जिनके घर ढाए जा रहे हैं उनके बचाव में आप जैसे साथी, आप जैसे यंग लोग जा रहे हैं मदद करने के लिए, और देख रहे हैं कि लोगों के घर जो थे, कल तक घर थे, आज वो सड़क पर है। तो उसमें सचमुच में ये सवाल उठता है कि वो सारे जो वादे थे, प्रधानमंत्री के ही वादे थे कि 2022 तक, जब तक 75 साल देश के हो जाएंगे तब तक हर इंसान के पास में घर होगा वगैरह, उसमें जो सचमुच काम है हर नागरिक का कि वो याद दिलाएं और वो सवाल करें और जवाब मांगें। आज उस सवाल करने को, जवाब मांगने को कह दिया जा रहा है कि अगर आपने सवाल किया, अगर आपने जवाब मांगा तो आप देश विरोधी हैं। आपको सिर्फ बस तालियां बजाना है, आपको सिर्फ सलामी देनी है, सलामी भरनी है। आपका रोल जो है वो डिफाइन हो गया है, आपको इस तरह से पेश आना है। तो जैसे राजा का काम राजा होना है और आपका काम है बस सिर्फ माने राजा सड़क पर चलेंगे तो आप में सिर्फ ताली बजाने का काम है। लेकिन ये किसी लोकतंत्र का दृश्य नहीं है जिसमें सिर्फ और सिर्फ नागरिक का काम वो एक तरह से प्रजा होना हो। ये कोई लोकतंत्र नहीं है। और आज़ादी के क्या मायने हैं, आज़ादी के पूरे मीनिंग को, उसके पूरे मायने को बदल देने की कोशिशें जो हो रही हैं, उस पर शायद सबसे बड़ा सवाल उठाने की ज़रूरत है। आप खुद ही सोचिए कि मैं कुछ पिछले साल से ही देख रही हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जब जब जाते हैं किसी मंदिर पर तो वहाँ पर वो कहते हैं, खास बात कहते हैं
वो कहते आ रहे हैं पिछले साल से, जब वो केदारनाथ गए थे तब शायद उन्होंने पहली बार इस चीज़ को कहा। तो उन्होंने कहा कि ये आज़ादी का अमृत महोत्सव आ रहा है और इस अमृत वर्ष में आप सब लोगों को जो आज़ादी के आंदोलन की बड़ी जगह है उसके साथ साथ आपको केदारनाथ जैसे मंदिरों पर जाना है। क्यों जाना है? तो उन्होंने कहा क्योंकि जो साधु, जो गुरु ऐसे मंदिरों में 800 वर्षों से, 1000 वर्षों से गुलामी के खिलाफ लड़ रहे थे, उनको याद करने के लिए आपको जाना है। तो भाई आप अगर किसी स्कूल के बच्चे को भी पूछिए, कम से कम आज के तारीख में, कल तो स्कूल में क्या पढ़ाया जाएगा वो भी बदल दिया जा रहा है, लेकिन स्कूल के बच्चे से पूछिए कि आज़ादी किस बात की मनाई जा रही है, किसकी गुलामी थी? आज़ादी मिली तो गुलामी थी ना किसी की। किस गुलामी के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई, किसने, कौन लड़ा? तो वो सीधा कहेंगे कि अंग्रेज़ों की गुलामी थी। अंग्रेज़ों ने दुनिया के कई सारे देशों को गुलाम बना रखा, उसमें भारत भी था, और कई सारे देशों के साथ साथ भारत में भी एक ज़बरदस्त आज़ादी का आंदोलन लड़ा गया। और उस आज़ादी के आंदोलन के अंत में आपने देखा कि भारत आज़ाद हुआ, पाकिस्तान आज़ाद हुआ। आज जिसे हम बांग्लादेश कह रहे हैं, उस समय पाकिस्तान का हिस्सा था। तो ये जो पूरा सब कॉन्टिनेंट के ये देश हैं, ये उस आज़ादी के आंदोलन के नतीजे हैं। तो ये जब आप कहते हैं तो ये 800 साल, 1000 साल की बात कहाँ से आ रही है? वो क्या कहना चाह रहे हैं? दरअसल वो जो 200-250 साल की लड़ाई थी आज़ादी की, उस आज़ादी के आंदोलन में मोदी जी के जो पूर्वज थे, और मेरा कहना ये बायोलॉजिकल इससे नहीं है, आइडियोलॉजिकल इससे है, उनके जिस विचार को वो मानते हैं, उनके लोग उसमें शामिल ही नहीं थे। वो सब कहते थे कि भाई नहीं नहीं, अंग्रेज़ों से क्या लड़ना, हमको लड़ना है तो लड़ाई के बीज बोने हैं, जहाँ लड़ाई ना हो उसमें लड़ाई लगाना है। हिंदुओं को लड़ाना है मुसलमानों के खिलाफ, जहाँ ईसाई मिल जाए ईसाइयों के खिलाफ, जहाँ बौद्ध मिल जाए बौद्धों के खिलाफ। बिल्कुल सीधी सी साफ सी बात है। और इसके लिए आप मेरी बात मत मानिए, आप लोगों से कहिए कि वो ज़रूर गोलवालकर की किताबें उठा करके पढ़ें, ज़रूर पढ़िए, क्योंकि उसी में बिल्कुल साफ साफ लिखा है ये सारी बातें, कहीं छिपी हुई नहीं है इसमें। उसमें वो कहते हैं कि जो शहीद हो रहे हैं देश के लिए, जो जेल जा रहे हैं देश के लिए, वो कह रहे हैं कि बड़े मूर्ख हैं ऐसे लोग, और इनको माना जाए कि ये फेलियर है। पास फेल की बात होती है ना। तो गोलवालकर ने कहा कि जो आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, तो उनकी शहादत हो या उनका जेल जाना हो, इसको उनकी कमज़ोरी मानी जाएगी ना, इनको तो फेलियर माना जाएगा। तो सक्सेसफुल कौन है? वो गोलवालकर है, जो एक दिन के लिए भी जेल नहीं गए। तो जेल ना जाना, बढ़िया से बचे रहना, अंग्रेज़ों से मित्रता करना, दोस्ती करना, उनसे माफ़ी मांगना, उनकी गुलामी करना, और नफ़रत के बीज बो करके अंग्रेज़ों की मदद करना। क्योंकि अंग्रेज़ों का ये अच्छा खासा नारा था कि डिवाइड एंड रूल, बांटो राज करो। बांटने के लिए भाई साहब तैयार बैठे थे। तो ये आरएसएस के जो लोग थे या हिंदू महासभा के लोग थे, वो ये 200 साल की आज़ादी की लड़ाई में शामिल ही नहीं थे, शामिल होने के खिलाफ थे। और इसलिए आज वो 800 साल, 1000 साल की जो बात कर रहे हैं, वो उसको एक तरह से घसीट के ला रहे हैं। उनसे अभी भी बोला नहीं जा रहा कि अंग्रेज़ों से लड़ करके देश को आज़ाद किया गया, देश बना, नहीं बोला जा रहा मोदी जी से। और उनको कहना पड़ रहा है कि नहीं, वो उस समय से लड़ाई थी। किसकी लड़ाई थी? वो कहना चाह रहे हैं कि भाई मुसलमान कभी थे जो राज किए, तो उनके खिलाफ हिंदुओं ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। क्या ये सच है? इसमें भी मैं कहूँगी कि अगर यहाँ इतिहास के छात्र नहीं हैं, इतिहास की किताबों को उठा करके पढ़िए। इंटरनेट पर कतई भरोसा मत करिए, इंटरनेट में या व्हाट्सएप फॉरवर्ड पर भरोसा मत करिए। उठा करके पढ़िए, और एक किताब नहीं कई किताबों को उठा करके पढ़िए, और देखिए कि जहाँ पर कोई हिंदू राजा लड़ रहा है, वहाँ पर उसका जो सैनिक है, उसका जो कमांडर इन चीफ है, वो किस धर्म का है? पता चलेगा मुसलमान है। जहाँ मुसलमान लड़ रहा है, मुगल लड़ रहा है, उसका कमांडर इन चीफ कौन है? वो राजपूत है।
तो ये इस तरह के आपको इतने उदाहरण मिलेंगे, लाइन से आपको उदाहरण मिलेंगे जिसमें जो मुसलमान है वो मंदिर बना रहा है, बनवा रहा है, वो उदाहरण भी मिल जाएंगे ढेर सारे। क्योंकि ये सारे लोग उस समय का जो राजनीति का चेहरा था वो इसी तरह से चलता था। लोग बिल्कुल समझदार थे, राजनीति करते थे, और इसमें जो लोग थे वो इनमें से किसी को बाहर का नहीं समझे, क्योंकि वो थे ही नहीं बाहर के। भारत जैसा, जिसको आज हम भारत कहते हैं, इसके ज्योग्राफिकल एरिया में इसका इतिहास इतना फैसिनेटिंग इतिहास है, उसको आप जानिए तो कौन नहीं आया यहाँ पर। इतने तरह तरह के लोग पूरे दुनिया भर से आए, और जो बना है हमारी संस्कृति वो उन सब के मेल से बना है, वो उसकी यूनिकनेस है। एक ही बार लड़ाई लड़ी गई और वो अंग्रेजों के खिलाफ। क्यों? क्योंकि अंग्रेज यहाँ का होने नहीं आए। शुरू में जब आए तो वो किताब है, मेरे ख्याल से नाम है व्हाइट मुगल्स। तो शुरू में आए तो एक तरह से उनमें से कई लोग उसी तरह से यहाँ के हो गए, रहने लगे, यहाँ का खान पान अपना लिए वगैरह। किसी ने उनका विरोध नहीं किया, किसी ने उनके खिलाफ आंदोलन नहीं किया। लेकिन जब वो ईस्ट इंडिया कंपनी का राज चलाने लगे, जब वो कहने लगे कि यहाँ का सब कुछ लूट करके हम वहां ले जाएंगे समुंदर पार, और यहाँ पर आपको गुलामी हमारी करनी होगी, उस समय आंदोलन छेड़ा गया। और ये बिल्कुल यहाँ तक कि सावरकर, जिन्होंने 1857 पर किताब लिखी, आजकल ये ढेर सारे लोग कहते हैं कि 1857 पर पहली किताब ये तो सावरकर ने लिखा, आपको मानना पड़ेगा। 1857 पर पहली किताब अलीगढ़ के जो फाउंडर है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के, उन्होंने लिखी पहली किताब। आप देख लीजिए, उसका नाम मैं अभी मिस कर रही हूँ, सर सैयद अहमद खान ने किताब का नाम मैं मिस कर रही हूँ, सर सैयद की किताब का। उसमें उन्होंने पहली किताब लिखी जिसमें उन्होंने इस पर लिखा, और वो इसमें बार बार ये कह रहे थे कि जो इसमें मुस्लिम शामिल थे बड़े संख्या में, तो पूरे मुस्लिम समुदाय को एक तरह से कलेक्टिव पनिशमेंट दिया जा रहा था अंग्रेजों द्वारा। उन्होंने उसके खिलाफ लिखा। सावरकर ने भी लिखा। सावरकर की किताब को पढ़िए, बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उसमें भी वो जानते हैं कि 1857 पर लिखेंगे तो हर पन्ने में आपको जो है हिंदू मुस्लिम एकता का जिक्र करना पड़ेगा, क्योंकि हर लड़ाई इसी तरह की थी, हर लड़ाई इसी तरह की थी। कैसे लिखें? तो दिल पे पत्थर रख करके वो बार बार वो एक तरह से मेंटल जिम्नास्टिक्स कर रहे हैं, समझाने के लिए खुद को कि क्यों मुसलमानों के साथ हम लड़ाई लड़े। और वो बेचारे बड़े परेशान है उसको समझाने में, बड़े टैक्टिक्स समझा रहे हैं अपने आप को कि जरूर इस वजह से किया होगा, उस वजह से किया होगा। लेकिन 1857 में लड़ने वालों की अपनी बातों को लिखिए, पढ़िए, तो वहां उनको इस तरह की कोई हिचक नहीं थी, कोई कुछ नहीं सोच रहा था, कोई लंबी वहां पे बहस नहीं चल रही थी कि मुसलमानों के साथ लड़े कि खिलाफ लड़े कि क्या लड़े, सब साथ में लड़ रहे थे। तो ये जो सच्चाई है, इसको ढकने के लिए आज वो 800 साल 1000 साल की बातें कर रहे हैं।